स्टेट इक्वेशन लिखो। स्टेट इक्वेशन क्या होगा इसका? तो v कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखो v कांस्टेंट है तो क्या इक्वेशन बनेगा? p बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सा लॉ बोलते हैं इसको? गे लुसैक लॉ। पहले वाले को क्या बोलते हैं? कौन सा लॉ? आइसोथर्मल वाले को सुनो, एडियाबेटिक पॉइजलीज। स्टेट इक्वेशन p बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन इसका क्या जीरो होगा यहां पे? वॉल्यूम मतलब थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में क्या जीरो होगा? W जीरो होगा बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम डेल्टा V जीरो है ना, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। बच्चों अगर वर्क डन जीरो होगा तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U। मतलब ये ऐसा बच्चा है जो सारा पैसा सेव कर लेता है, मतलब कुछ भी खर्च नहीं करता है, ठीक है ना, सब कुछ सेव कर लेता है। ठीक है, चलो बताओ। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बताओ रुद्र, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? रसिका क्यों होगा ऐसा? तो क्या होगा ये बताओ, तो क्या होगा ये तो बताओ। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? ठीक है सुन लिया, उसको बोलने दो, अब तुम्हारा लॉजिक मैंने सुन लिया। बताओ इंक्रीज करेगा डिक्रीज? क्यों? क्यों? क्यों क्यों? बताओ राम क्यों? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, डेल्टा क्यू देने पे हमेशा जरूरी है कि टी बढ़ेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस भी है, तो ये आपका लॉजिक गलत है कि डेल्टा क्यू देने पे टी बढ़ेगा। नहीं तो लॉजिक नहीं, बताओ अंशिका बताओ, डेल्टा यू बढ़ने पर प्रेशर क्या होगा? अंशिका तुम्हारा नाम है, हाँ बताओ अंशिका। डेल्टा यू बढ़ने पर प्रेशर क्या कर? क्यों? बताओ रुद्र, आर्यन बताओ। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा यू बढ़ने पर, डेल्टा यू अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? तो टेम्परेचर डेल्टा यू इंक्रीज कर रहा है मतलब टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो बेटा इस रिलेशन से देख लो, इन दोनों का रेशियो सेम रहना चाहिए, तो अगर टी इंक्रीज करेगा तो पी भी तो इंक्रीज करेगा। बेटा आपने डेल्टा क्यू ले आया, आपका लॉजिक सही था, लेकिन आपको बोलना चाहिए था डेल्टा यू इंक्रीज करेगा तो टी इंक्रीज करेगा, लेकिन आपने क्या बोला? डेल्टा यू इंक्रीज करेगा तो डेल्टा क्यू इंक्रीज करेगा, डेल्टा क्यू इंक्रीज करेगा इसलिए टी इंक्रीज करेगा। ये गलत स्टेटमेंट है। डेल्टा यू इंक्रीज करेगा तो डायरेक्ट टी इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है। अरे रुद्र समझ में आया तुमको? अरे थोड़ा सा रिवाइज करोगे आ जाएगा, रिवाइज करते नहीं हो। पहले क्लास में लिखवाया था कि डेल्टा यू इंक्रीज करने का मतलब टी इंक्रीज करना, तो टी इंक्रीज करेगा तो इस रिलेशन से पी इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? चलो बताओ,
कार के अंदर टायर है, वो लंबे समय तक एक लॉन्ग जर्नी ट्रेवल हो रहा है, तो इसके कार के टायर के अंदर का प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? लॉजिक के साथ। एक जैसे कार है, उसके वो लंबे जर्नी पे जा रही है, मतलब मान लो 1000 किलोमीटर लगातार गई, तो उसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? अब लॉजिक बता दो, चलो लॉजिक बताओ। पहले तुम्हारा डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा, क्यों? डिक्रीज करेगा, क्यों? हाँ, उसके अंदर जो टायर के अंदर गैस है। बताओ यार। लॉजिक बताओ। तुम लोग पूरे थर्मोडायनेमिक्स का वॉट लगा दो। सुने ध्यान से, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये देखा करो कि कौन सा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना? तो जैसे अगर टायर वाला प्रोसेस है तो वो आइसोकोरिक हो सकता है। जैसे तुम कोई भी जैसे क्वेश्चन हो तो उसमें ये देखा करो कि कौन सा प्रोसेस है पहले, तो पहले कौन सा प्रोसेस, तो इसको जज करो, क्या ये आइसोथर्मल होगा? नहीं होगा, क्योंकि तो टेम्परेचर चेंज होगा। क्या ये एडियाबेटिक होगा? तो बोला था सारा सडन प्रोसेस एडियाबेटिक होता है, जो अचानक से हो। तो ये धीरे धीरे हीट होगा टायर, तो एडियाबेटिक भी नहीं है। फिर अभी क्या पढ़ा है? आइसोकोरिक। प्रेशर इसके अंदर का पूछा ही आपसे, तो वो तो सेम रहेगा नहीं। अब ये क्या हो सकता है? आइसोकोरिक, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब का जो वॉल्यूम है नियरली सेम रहेगा, क्योंकि टायर की वजह से नियरली सेम रहेगा। तो ये सिस्टम कैसा है? आइसोकोरिक। अब अगर ये आइसोकोरिक है और लगातार टायर रोड पे चलेगा तो फ्रिक्शन के कारण हीटअप होगा, हीटअप होगा ना। तो इसका मतलब टी इंक्रीज कर रहा है, तो टी इंक्रीज कर रहा है तो पी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सुनो ध्यान से, पहले तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तो आपको जज करना है कि कौन सा प्रोसेस है। पहचानने का तरीका एकदम सिंपल, आइसोथर्मल होगा तो टेम्परेचर सेम रहेगा, यहां होने का चांस नहीं क्योंकि टायर हीट होगा, ठीक है, तो वो तो हो गया अलग। दूसरा, एडियाबेटिक बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, तो वो भी नहीं हो सकता, मतलब या तो पूरा इंसुलेटेड सिस्टम हो या तो फास्ट प्रोसेस हो, तो एडियाबेटिक भी नहीं है। तीसरा आपको पढ़ाया अभी आइसोकोरिक, तो ये आइसोकोरिक है, मतलब ये किससे रिसेंबल करेगा? आइसोकोरिक से, ठीक है। तो अगर आइसोकोरिक सिस्टम है और आइसोकोरिक सिस्टम है लगातार अगर चल रहा है रोड पे, तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा। अगर टेम्परेचर राइज करेगा बेटा, तो यहां से देखो, आइसोकोरिक सिस्टम में टेम्परेचर राइज करने पे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा। समझ में आएगी नहीं? बेटा क्योंकि लीक होता है यार, ये प्रेशर लीक हो, वो एयर लीक होता है, अगर लीक ना हो तो आपको जरूरत नहीं है भरवाने की। आपने एक देखा होगा, एक बोलते हैं कि नाइट्रोजन फिल कराते हैं, जैसे बताया टायर में एक तो नॉर्मल एयर फिल करते हैं, एक नाइट्रोजन फिल करते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आते हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन महंगा होता है, जैसे टायर जो भी हो, नाइट्रोजन आपका क्या होता है? महंगा होता है, नाइट्रोजन भरने का अलग से वो महंगा चार्ज लेते हैं। तो नाइट्रोजन क्यों, मतलब नाइट्रोजन क्या करता है? हल्की होती है। नाइट्रोजन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नॉर्मल एयर से ज्यादा होता है, तो वो जल्दी हीटअप नहीं होती, तो अंदर जो टायर का प्रेशर वो इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या है, क्योंकि अगर टायर का प्रेशर बहुत इंक्रीज कर गया तो ये फट भी सकता है, ठीक है। तो याद रखोगे, इसमें इसमें वर्कडन का फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका वर्कडन क्या होता है? आइसोकोरिक, याद रखो। चलो अगला, आइसोबारिक। अगर कहीं भी देखो, पहचानने का तरीका, कहीं भी अगर ओपन कंटेनर है तो प्रोसेस कौन सा होगा? आइसोबारिक। मतलब प्रेशर सेम, प्रेशर पी कांस्टेंट, पिछले वाले में वी कांस्टेंट, ठीक है ना, पी कांस्टेंट। तो बेटा इसका स्टेट इक्वेशन क्या होगा? स्टेट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन वी अपॉन टी। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। हाँ,
गेलुसैक लॉ। गधा कहीं का। हो गया। दूसरा क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। इसमें क्या जीरो होगा? तो बोलो इक्वेशन ही खत्म कर देते हैं फिर। तीन चीज है, दो जीरो ही हो गई। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या जीरो होगा? क्या एक्सपैंड नहीं कर सकता गैस? टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, तो डब्ल्यू कैसे जीरो हुआ? डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू जीरो होगा। क्यों? आइसोबारिक प्रेशर पे हीट नहीं दे सकते किसी को, तो डेल्टा यू, टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। मैं ये देख रहा हूं कि तुम लोग सोच पा रहे हो कि वैसे ही मतलब सब ब्लैंक चला जा रहा है। हाँ, कुछ जीरो नहीं होगा। ये ऐसा बच्चा है जो मतलब कुछ रखता भी है, कुछ खर्च भी करता है, ठीक है ना? तो अच्छा बच्चा है, आइडियल बच्चा है। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट तो वर्क डन का एक फॉर्मूला बताएगा था, याद है आप लोग को? कौन सा फॉर्मूला था? प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? सब गधा देख रहे हैं, पी डेल्टा। अरे बताया था ना, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। तो बाकी सब में तो इंटीग्रेट करना पड़ता। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में आप इंटीग्रेट कर रहे थे ना बेटा, तो आइसोकोरिक में क्या कर रहे थे? आइसोकोरिक में क्या करते हैं? आइसोकोरिक में देखो कह रही है, आइसोकोरिक में डिफरेंशिएट कर रहे थे। गजब हाल है भाई साहब। ओ, मतलब ये तो तुम लोग मेरे जजमेंट पे सवाल उठा दिए। अगली बार से आई विल टेक केयर ऑफ। अगली बार से विहान जीतेगा। डेल्टा, ठीक है, ये हो गया ना। इसको और क्या लिख सकते हो? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। हाँ, एन आर डेल्टा डी भी लिख सकते थे। केमिस्ट्री में हो जाता था, कोई रिएक्शन होता था तो वहां हो जाता है डेल्टा एन जी आर टी, याद है आपको? क्योंकि वहां रिएक्शन होता था। लेकिन फिजिक्स के अंदर कंटेनर के अंदर रिएक्शन नहीं होता है, मतलब हम लोग ऐसा लेके चलते, इसीलिए हमारा एन आर डेल्टा टी है। ये अंतर है थोड़ा सा, याद रखना। वहां पे डेल्टा एनजीआरटी बनता था क्योंकि रिएक्शन होता था। फिजिक्स में रिएक्शन नहीं होता, एक गैस हम लोग लेते हैं तो मान के नॉन रिएक्टिव टाइप, ठीक है ना? तो हमारा बस एन आर डेल्टा टी होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। आर की वैल्यू सबको पता है ना? ठीक है, लिख लेते इसको। बेटा ये कैसे आया, ये वाला पता है ना सबको? ये कैसे आया पता है ना? पीवी इक्वल टू एनआरटी से आया। पीवी इक्वल टू एनआरटी से, तो देखो पी तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे एन चेंज नहीं होगा, कंटेनर क्लोज है। तो बेटा अगर डेल्टा वी चेंज करोगे तो डेल्टा टी चेंज होगा, ठीक है ना? वॉल्यूम को चेंज करोगे तो डेल्टा टी चेंज होगा, ठीक है? आगे चले, लिख ले इसको बच्चों। अगला लिखो, लास्ट, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक। वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस केमिस्ट्री में होता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस स्लो प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? साइक्लिक प्रोसेस का कोई क्वेश्चन नहीं होता। इसमें लिख लो, सिस्टम रिटर्न टू इट्स, थर्मो होगी इसकी, सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल वेरिएशन, इनिशियल स्टेट वेरिएबल्स, सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट वेरिएबल्स आफ्टर गोइंग थ्रू सेवरल प्रोसेस, ठीक है ना? मतलब कई सारे प्रोसेस को जाने के बाद जब इनिशियल, आफ्टर गोइंग थ्रू सेवरल प्रोसेस, मतलब इनिशियली जो उसका प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, बहुत सारे प्रोसेस के जाने के बाद, जैसे आइसोकोरिक भी चला गया, आइसोबारिक भी चला गया, आइसोथर्मल भी चला गया, लेकिन लास्ट में जो उसके पीवीटी की वैल्यू निकली वो सेम निकली, तो प्रोसेस कौन सा होगा? साइक्लिक प्रोसेस होगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब उसके जो स्टेट वेरिएबल्स है लास्ट में वही थे जो शुरू में थे, वो साइक्लिक प्रोसेस होगा। साइक्लिक प्रोसेस का स्टेट इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, लेकिन इसका थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होगा। तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में इसका क्या जीरो होगा?
थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, इसका कुछ जीरो होगा, ये मत कहना कि इसका भी कुछ नहीं होगा। इसका क्या जीरो होगा? तो बेटा जिस टेम्परेचर से चला था उसी टेम्परेचर पे वापस आ गया ना, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? जीरो। तो बेटा डेल्टा टी जीरो होते ही क्या जीरो हो जाता है? डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका स्टेट इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, आइसोथर्मल वाला। हाँ, तो साइक्लिक प्रोसेस का भी आइसोथर्मल वाला होता है। इसकी इसकी क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक दो प्रोसेस होता ही नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि एक सिस्टम कई प्रोसेस से गया, लास्ट में सेम पॉइंट पे रिटर्न कर गया, तब हम ये यूज करते हैं, ठीक है ना। ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ, इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं इसको। इंडिकेटर डायग्राम, हेडिंग डालो इंडिकेटर डायग्राम। ये केमिस्ट्री से थोड़ा अलग है, लेकिन इसको आप केमिस्ट्री में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इंडिकेटर डायग्राम, हेडिंग डालिए इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम लिखो, इट इज द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन, it is the graph indicator diagram, it is the graph drawn between any two state variables, it is a graph drawn between any two state variables representing the state of the system, it is a graph drawn between any two state variables representing the state of the system, representing the state of the system, representing the state of the system, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक बच्चों, ग्राफ बनाने सबको आता है, मैथ्स है थोड़ा सा यहाँ पे। सब ग्राफ पीवी इक्वल टू एनआरटी से बनाएंगे। स्टेट वेरिएबल क्या क्या होते हैं? पीवीटी, ये सब स्टेट वेरिएबल है। तो सबसे पॉपुलर जो स्टेट वेरिएबल होता है वो पीवी होता है, लेकिन कन्वर्जन भी आपको दिया जा सकता है, ऐसी कोई जरूरी मतलब ऐसा भी हो सकता है कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले कुछ मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूं, जैसे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चों, इसका पीवी ग्राफ प्लॉट करना है। पीवी ग्राफ, आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ प्लॉट करना है। हाँ, मतलब हम एक दो का देखेंगे फिर आपको आइडिया लग जाएगा। आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ कैसा होगा? तो इक्वेशन देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टेट इक्वेशन देखो बच्चों, इसका स्टेट इक्वेशन क्या होता है? बेटा स्टेट इक्वेशन गलत बोल रहे हो, तो पीवी इक्वल टू के बेटा, तो एक्स वाई इक्वल टू के, लीनियर ग्राफ कब से हो गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तुमने पूछा, मैंने समझा तुमने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, बताते हैं। पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना बेटा, पीवी इक्वल टू के, ये अगर है मान लो तो ऐसे समझ लो इसको, पी बराबर कितना होगा? के बाई वी। तो v की वैल्यू जब इंफिनिटी होगी तो p की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ये ग्राफ समथिंग इधर होगा, इंफिनिटी पे ऐसे होगा, अगर नियरली टेंडिंग टू जीरो होगा। और जब p की वैल्यू जीरो करोगे तो v की वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा कि देखो v जब इंफिनिटी जा रहा था तो p जीरो की तरफ टेंड कर रहा था, और यहां जब v जीरो की तरफ जा रहा था तो p इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा था। अरे अपॉन का रिलेशन है, v इक्वल टू के बाई पी रख सकते हो ना, तो p जीरो रखोगे तो v इंफिनिटी जाएगा, v जीरो रखोगे तो p इंफिनिटी जाएगा। ये ग्राफ याद रखना है, pv इक्वल टू, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसी में मैं एडियाबेटिक का भी बना दे रहा हूं, इसी में एडियाबेटिक का, क्योंकि ये दोनों ग्राफ एक साथ एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो जब पीवी, इसका फॉर्मूला क्या है? पीवी का पावर गामा इक्वल टू के, ये भी तो लगभग ऐसा ही ग्राफ होगा। तो इसका ग्राफ में बस ये याद रखना होता है कि दो ग्राफ बना के पूछता है कौन सा आइसोथर्मल का है और कौन सा एडियाबेटिक है। तो बेटा एडियाबेटिक वाला हमेशा नीचे होगा, ये याद रखना। हाँ, इन सेम ग्राफ होगा, लेकिन अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किए तो बच्चों एडियाबेटिक वाला हमेशा नीचे होगा, ठीक है ना। आप यहां से देख भी सकते हो, हाँ गामा है तो तेजी से उसमें डिक्रीमेंट होगा। तो ये पहला वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है बच्चों, ये पहला वाला आइसोथर्मल और दूसरा वाला, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एक साथ पूछा जाएगा। तो पहला आइसोथर्मल प्रोसेस है और दूसरा एडियाबेटिक। ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम कि दो ग्राफ दे देगा एमसीक्यू में, या ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछेगा कौन सा आइसोथर्मल का है कौन सा एडियाबेटिक है, ऊपर आइसोथर्म नीचे एडियाबेटिक, ठीक है ना। अब बच्चों आइसोथर्मल का हमें वीटी ग्राफ बनाना है। और बच्चों एक बात और, कोई भी अगर इंडिकेटर डायग्राम होगा उसमें एरो जरूर होगा। एरो आपको ये बताएगा, जैसे यहाँ पे एरो आपको बनाना मस्ट है, जिससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है।
तो कोई भी इंडिकेटर डायग्राम हो उसमें एरो जरूर होगा। तो एरो ऐसे भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अगर ऐसे हो रहा होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा, उल्टा हो रहा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर, मतलब ऐसे हो रहा होगा तो ये इनिशियल पॉइंट है या फाइनल, ऐसे हो रहा होगा तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, तो दोनों हो सकता है, तो एरो मस्ट है। अब इसी एरो को ध्यान में रखते हुए हम मानते हुए कि वी बढ़ रहा है, हम लोग इसका वीटी ग्राफ बनाएंगे। तो आपको मैंने मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन है, पीवी ग्राफ दे दिया और बोला इसका वीटी ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो वीटी ग्राफ बनाया जाए, इसका आइसोथर्मल का बनाएंगे बस। एडियाबेटिक के ग्राफ में बस यही याद रखना, ठीक है ना, बाकी आइसोथर्म का ग्राफ आपको याद रखना, एडियाबेटिक का ग्राफ पूछा भी नहीं जाता उतना प्रॉब्लम, क्योंकि हर बार ऐसा ही लगभग बनता है, एक केस को छोड़ के, पीटी वाला केस छोड़ के, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, तो एक बार बताओ, टी कांस्टेंट है ना, अरे कठिन नहीं है, एक बार समझ लो, टी कांस्टेंट है ना बेटा, तो टी कांस्टेंट है मतलब ये ग्राफ ऐसे होगा, कुछ बिल्कुल वर्टिकल लाइन होगी, क्यों, क्योंकि बेटा टी की वैल्यू जो भी होगी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ऐसी तो लाइन होगी, क्योंकि टी क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें सवाल उठता है एरो का, एरो ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ, एरो ऊपर बनाओ या नीचे, बेटा देखो इस डायग्राम में वॉल्यूम मैंने क्या माना है, इंक्रीज होता हुआ ना, तो वहां भी वॉल्यूम क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, तो बेटा इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ये इसका वीटी ग्राफ, डिक्रीज, मतलब एक ग्राफ देख के बाकी बनाने को कहे तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा एरो का, एरो आपको खुद बनाना पड़ेगा। बेटा पीटी बनाओ खुद, इसका पीटी ग्राफ बनाओ, पीटी ग्राफ, हाँ लोग कि कठिन नहीं है इसलिए फटाफट इसको सीख लो। बेटा एकदम ऐसे ही बनेगा, ऐसे क्यों बना रहे हो, कुछ और क्यों बना रहे हो, कुछ और बनाओगे तो टी इंक्रीज डिक्रीज करेगा ना बेटा, टी तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो फिर ऐसे ही तो बनेगा। अब तुम बताओ इसमें एरो, एरो तुम्हें बताना है। बेटा देखो यहाँ तो अगर ये ऐसे नीचे आ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ना, अरे ग्राफ को रीड करना सीखो बेटा, ये अगर नीचे आ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ना, तो एरो किधर बनेगा, नीचे बनेगा। हाँ मतलब ये एक ग्राफ देके दूसरा पूछे तो इसको पढ़ना सीखो, वी इंक्रीज करा तो एरो ऊपर जाएगा, ये डिक्रीज करा तो एरो नीचे जाएगा, पूरा का पूरा कन्वर्जन भी दिया जा सकता है कई प्रोसेस का मिला के, ठीक है बच्चों, तो उसको आप लोग देना। आइसोथर्म क्लियर है, आइसोथर्म क्लियर है बेटा, चलो अब इसके बाद हम बनाएंगे, एडियाबेटिक का नहीं बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाएगा, बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा बच्चों लिखो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का बनाना है हम लोग को, आइसोकोरिक का बनाया जाए, तो आइसोकोरिक का पीवी ग्राफ बनाओ, चलो खुद बनाओ, और चलो मैं एक दिन पीवी ग्राफ में क्या होगा बताओ, पी और वी है, तो उसमें वी क्या होगा, वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, तो लाइन कैसे बनेगी बताओ, सीधी लाइन बनेगी, तो इसमें मैं कोई भी एरो मान ले रहा हूं, नीचे मानू या ऊपर, इसी के हिसाब से आगे वाले ग्राफ बने, तो इसको ऊपर मान ले रहा हूं, चलो मैं अब इसी के हिसाब से आगे वाले ग्राफ बनाओ, इसका वीटी ग्राफ बनाओ, इसका पीटी ग्राफ बनाओ, इसका वीटी ग्राफ बनाओ, इसका पीटी ग्राफ बनाओ। बेटा ये क्या लिखा हुआ है ऊपर देखो, आइसोकोरिक है तो उसमें वी कैसे इंक्रीज कर सकता है, हाँ हाँ पी इंक्रीज करेगा, बेटा इसका फटाफट वीटी ग्राफ बनाओ, वीटी ग्राफ, अब बताओ वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, गधा, हाँ तो ये वर्टिकल होता है ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, बताओ एरो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हा 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 हा, सुनो लेफ्ट टू राइट जो बता रहा है क्यों, सर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आइसोकोरिक है, तो फिर इंक्रीज क्यों रहेगा सर टेम्परेचर, हाँ क्योंकि P बाई टी इक्वल टू क्या होता है, ये स्टेट इक्वेशन नहीं भूलना है, कांस्टेंट होता है, तो बेटा अगर वहां प्रेशर इंक्रीज करा है तो टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज करा है तो ग्राफ में एरो ऐसे बनेगा, मतलब कॉमन सेंस एक्टिव रहना चाहिए उसमें, सो ग्राफ बनाते समय। अगला बनाओ पीटी, इसका देखते हैं कितने लोग बनाते हैं, पीटी,
बेटा जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे पी भी बढ़ेगा ना, तो इसका ग्राफ या पी इक्वल टू के टी हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ बनेगा। यानी ऐसे देखो, ओरिजिन पे मत लेके चले जाना, क्योंकि प्रेशर जीरो या टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता, तो ओरिजिन में बिल्कुल चिपका मत देना, ठीक है। अब इसका बताओ, एरो ऊपर ले मतलब ले जाऊं या नीचे ले आऊं? बेटा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना, ऊपर जाएगा। अरे हाँ, 100%। ये P बराबर के टी है ना, Y बराबर एम एक्स करा, और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, क्योंकि ये इसमें क्या है, सी जीरो है, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी क्योंकि सी जीरो है। क्लियर? चलो पीटी ग्राफ शुरू करो खेल। आइसोबारिक, आइसोबारिक पहले पीवी बना लो और उसी के हिसाब से सारे बनाओ। हाँ हाँ, बी बाई टी इक्वल टू के। पीवी बनाओ बच्चों, पीवी। अगर पीवी कोई भी ले लो, पीवी का क्या होगा, पी कांस्टेंट है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन। एरो बताओ, पीछे ले लेते हैं। प्रेशर, प्रेशर बहुत बार इंक्रीज करा, आप डिक्रीज करा लेते हैं। वॉल्यूम बहुत बार डिक्रीज कर लो, ऐसे कर लो। वॉल्यूम, इसका सब ग्राफ बनाओ। चलो अगला ग्राफ बनाओ, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ बनाओ, फिर पीटी ग्राफ बनाओ। अरे ये सब हलवा हलवा चीज है। वीटी बनाओ, पीटी बनाओ फटाफट। वीटी ग्राफ क्या बनेगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो बेटा ये ग्राफ वी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टी भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और ऐसा ग्राफ होगा तो एरो किधर बनाऊं? बेटा वी डिक्रीज कर रहा है, वी डिक्रीज कर रहा है ना। चलो पीटी, पीटी तो ऐसा ही बनेगा, एरो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हाँ बेटा, यहाँ पे पहले वाले में वी डिक्रीज कर रहा है तो टी भी डिक्रीज करेगा, ऐसे, ठीक है। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत? ग्राफ में बना ले, इसको इंडिकेटर डायग्राम ये सब कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करो जरा। देखो अगर इंडिकेटर डायग्राम में कोई साइक्लिक ग्राफ है तो हर इंडिकेटर डायग्राम में वो साइक्लिक ही होगा, ये बात याद रखना। अगर एक डायग्राम में वो साइक्लिक है तो हर डायग्राम में साइक्लिक होगा, ठीक है ना। तो बच्चों पीवी ग्राफ में बना रहा हूं, पीवी ग्राफ में बना, जैसे देखो इसमें अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, ये कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है ना, इसका नाम दे रहा हूं ए बी सी डी, ठीक है ना। साइक्लिक प्रोसेस है मतलब, बेटा अगर मान लो ए इसका इनिशियल पॉइंट है तो उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा ना, तो उस पॉइंट पे, तो ये साइक्लिक प्रोसेस। तो ये मैं बोल रहा हूं कि जैसे पीवी में ये साइक्लिक है, तो कोई भी ग्राफ बनाओ, वीटी बनाओ, पीटी बनाओ, उसमें भी ये क्या निकलेगा, साइक्लिक निकलेगा, ठीक है ना। एक इंडिकेटर डायग्राम में अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो हर इंडिकेटर डायग्राम में क्या निकलेगा, साइक्लिक। बच्चों आप इसका पीटी ग्राफ बनाइए जरा। हाँ, पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ बनाना है इस पूरे प्रोसेस का। पीटी बना लो, वीटी बना लो, सब बना लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कन्वर्ट कर लो। देखो एक सेक्शन को पकड़ो, उसका ग्राफ बनाओ, फिर दूसरे सेक्शन को पकड़ो, उसका ग्राफ बनाओ। जैसे अभी ए बी को पकड़ो, लेकिन बच्चों मेरा एक हिंट बस याद रखना, हमेशा इधर से मत शुरू करना, कहीं बीच से शुरू करना, ऊपर से, ताकि आगे पीछे दाएं बाएं आप कहीं भी मूव कर सको अगर जरूरत पड़े तो ग्राफ यहां से कहीं स्टार्ट करना कि मैं इधर भी जा सकूं जरूरत पड़े तो, इधर भी जा सकूं, नीचे भी जा सकूं, ऊपर भी जा सकूं, तो बीच से कहीं बनाना शुरू करना। तो सबसे पहले ए बी का बनाओ, फिर उसके बाद ए बी का, बीसी का, फिर सी डी का, फिर एडी का। ए बी प्रोसेस कौन सा है,
प्रोसेस बताओ, ए बी कौन सा प्रोसेस है? ए बी कौन सा है? आइसोबारिक। बेटा प्रेशर सेम है ना। बीसी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। बेटा वॉल्यूम कौन सा? और फिर से सीडी क्या है? आइसोकोरिक, आइसोबारिक। चलो फटाफट फटाफट। ए बी का बनाओ ग्राफ। ए बी का पीटी ग्राफ बनाना है ना। एसी है अच्छा, आइसोबारिक है तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। अब बस ये देख लो कि वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, टेम्परेचर भी तो इंक्रीज करेगा। आइसोबारिक में v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना बेटा, तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज करा तो टी भी इंक्रीज करेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये ए बी तो बन गया, ए बी तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बना। अब उसके बाद बीसी के बारे में, बीसी कौन सा है? आइसोकोरिक। तो पीटी में रिले आइसोकोरिक का क्या होता है? फॉर्मूला बताओ आइसोकोरिक का। अरे स्टेट इक्वेशन बताओ आइसोकोरिक का क्या होता है? पी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा यानी अरे पहले ये तो देख लो बनाना क्या है। तो बनाना है मेरे को स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो स्ट्रेट लाइन बनाना है, कहां से बनाना है? बी से। तो बेटा बी से मैं ऊपर भी ले जा सकता हूं और बी से मैं नीचे भी ले जा सकता हूं। अब मुझे तय करना पड़ेगा कि ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो कैसे डिसाइड करूंगा मैं? पी को देख के। पी डिक्रीज कर रहा है ना बेटा, तो इसका मुझे नीचे आना है इसका। तो यहां पे ग्राफ मैं ऐसे बना दूंगा। तो ये पॉइंट सी हो गया। ओहो मिस्टेक हो गया मेरे से। मतलब थोड़ा ऐसा बनाना है कि ये लगे। ये पॉइंट सी हो गया। हाँ ये लाइन बताया ना, बता रहे कि ओरिजिन से पास। ये सी पॉइंट हो गया बेटा। अब क्या करूं मैं? आइसोबारिक है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोल। हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट जाएगी या राइट? तो सी से टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो टेम्परेचर कम होगा तो ये ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है ना। फिर ए बी क्या होगा? अब देखो कर्व तो बनना है और ग्राफ ऐसे ही बनना है, तो ये तो ऐसे ही आएगा। मतलब थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ये इसका ग्राफ होगा। हाँ ए बी वाली लाइन भी ओरिजिन से सीधी, एडी वाली बिल्कुल जाएगी, क्योंकि बात तो वही है ना। ये इसका ग्राफ बन गया। देखो लॉजिक लगा के बनाना है बस। नहीं सोचा है आ गया। देखो एक में जो साइक्लिक होगा वो बाकी में बनेगा। होमवर्क में रहेगा वीटी, बना लेना खुद से। अरे जा कहाँ रहे हो बेटा, आज तो मेरी मैराथन क्लास है। आज तो मेरी मैराथन क्लास है, जा कहाँ रहे हो तुम लोग? आज तो मेरी क्लास ही क्लास है। चलो ठीक है, देखो लिख लो वीटी होमवर्क रहेगा, मैं बताऊंगा नहीं। वीटी क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है, बना लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर डायग्राम होता है वो पीवी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। सब में आपको कन्वर्जन ऐसे बता दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पीवी होता है, तो नोट करके लिखो। बच्चों बताओ ये, अच्छा बताओ आप लोग मैथ्स पढ़ लिए नहीं पढ़े? पीडीवी इंटीग्रेशन क्या करता है? एरिया अंडर द कर्व देता है, आपको पता है? नहीं पता है? तुम्हें पता है ना। इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। तो बेटा ये ऐसे लिखा है पीडीवी, यानी पीडीवी या पीवी डायग्राम का जो एरिया होगा वो क्या देगा? वर्क डन देगा। बेटा ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें डायरेक्ट जिनको नहीं पता है टेंशन मत लो, डायरेक्ट लिखो नोट करके। एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ will give us work done, will give us work done। एरिया अंडर द पीवी ग्राफ विल गिव अस वर्क डन। पीवी ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है बेटा वर्क डन देता है। ठीक है ना।
तो इसी का एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल अभी बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का लेके, लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन पता है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। नहीं पता है तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? 1000 1 लीटर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। और एटीएम और पास्कल में रिलेशन पता है? पता है ना, 1 ATM इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल अप्रोक्सीमेटली। तो बेटा अभी मैं प्रेशर को दे रहा हूं पास्कल में, ठीक है ना, ताकि आपको क्वेश्चन हो, लेकिन एटीएम में भी हो सकता है, तो यूनिट का ध्यान रखना। तो इससे बच्चों एक ग्राफ है, इसका हमको वर्क, एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसका वर्क डन बताना है। साइक्लिक प्रोसेस है, ये वॉल्यूम इन लीटर है, वॉल्यूम इन लीटर है। तो ये 3 है, ये 6 है, और यहां पे ये 2 है, ये 4 है, ठीक? ए बी सी डी। तो बच्चों आपको वर्क डन बताना है, वर्क डन बताना है, डब्ल्यू ए बी बताना है, डब्ल्यू ए बी। ओहो, ये एरो उल्टा कर लो, साइक्लिक प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा ना फिर तो, ठीक है? डब्ल्यू ए बी बताना है, डब्ल्यू बी सी बताना है, डब्ल्यू सी डी बताना है, और डब्ल्यू ए डी बताना है। और बच्चों लास्ट में आपको डब्ल्यू नेट बताना है। बच्चों सुनो ध्यान से, डब्ल्यू ए बी बताना है तो क्या करोगे, ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, एक बार देख लो बस बच्चों, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा टोटल, पूरा ये टोटल निकालना पड़ेगा बेटा, देख लो इधर ध्यान से। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? ये याद रखना, ये पूरा, इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, क्लियर है? तो बेटा इसका एरिया कितना होगा, मैं बनाऊं क्या बेटा? ये अगर डब्ल्यू ए बी निकालना है तो आपको ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा इस रेक्टेंगल का। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बेटा? 2 × 6। अरे ये 2 है और ये हाइट कितनी है, 6 है ना, तो L इंटू बी, तो 2 × 6 आएगा, तो 2 × 6 बेटा, ये इसका आंसर किसमें आएगा? तो ये लीटर में है, पास्कल लीटर है, जूल में बदलना है, तो 2 × 6 यानी 12 × 10⁻³ क्यों बेटा? लीटर को अगर लीटर को मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा आपको, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड करने के मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, तो ये जो आंसर आया अब जूल में आया, ये याद रखना है, मैं बता रहा हूँ कि 3, क्योंकि लीटर पास्कल तो ठीक है, वो तो एसआई यूनिट है, लेकिन लीटर एसआई यूनिट नहीं है, तो लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो लीटर के लिए क्या बताया था, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो बेटा 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब, 10⁻³ तो मल्टीप्लाई कर दो उधर, बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का वर्क डन ही नहीं निकालना है, तुमने निकाल दिया था, वाह तुमने। आइसोकोरिक का वर्क बेटा, बीसी का वर्क डन 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, आइसोकोरिक है, तो बेटा कुछ लोग ऐसा मत कर देना कि ये वाला एरिया निकाल लेना ना, इधर नीचे एरिया डब्ल्यूसीडी बताओ फटाफट, +6 - 6 बेटा, वॉल्यूम डिक्रीज करने पर वर्क डन माइनस होता है फिजिक्स में, और यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, -6 होगा, यानी ये
ये एरिया कितना होगा 2 × -2 × 3, यानी -6 × 10⁻³ जूल। और WAD कितना होगा 0, W नेट कितना होगा 6 × 10⁻³ जूल। ठीक है ना, क्योंकि वो 0 होगा तो 6 × 10⁻³ जूल, ये इसका आंसर है। अरे मैं वही बताने वाला, घबराओ मत। नेटवर्क डन निकालने के लिए बच्चों आप डायरेक्ट एरिया अंडर द लूप निकाल दो, एरिया अंडर द लूप निकालो। अगर मान लो तुमको ये सब ना निकालना हो, डायरेक्ट डब्ल्यू नेट निकालना हो, तो क्या करो, एरिया अंडर द लूप निकाल दो, लूप लूप का एरिया निकाल दो। तो लूप का एरिया कितना होगा, ये कितना बेटा 2 है, ये 3 है, और ये कितना है 2 है, तो 3 × 2 = 6, डायरेक्ट आ जाएगा। तो बच्चों नेटवर्क डन, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द लूप, एरिया अंडर या एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप, बाय द लूप इन पीवी ग्राफ ओनली। बेटा केवल पीवी ग्राफ में, सब ग्राफ में मत दिमाग लगा देना। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, तुमको ग्राफ VT दिया है, तो पहले क्या करोगे, इसको पीवी में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद उसका एरिया निकालोगे। अभी तो बताया था पीछे ना। अरे VT भी दे रहा तो पीवी नहीं निकल जाएगा, उल्टा नहीं कर सकते। पीवी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, पीवी निकाल के एरिया अंडर द। बच्चे इधर ध्यान दो, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो अगर लूप इस समय लूप क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, तो याद रखना जब कभी भी लूप क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये बात याद रखिएगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है ना, बोलो बोलो। यहां पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चले आगे, चलो बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी में एक से एक बात बताओ मुझे कि ये डेल्टा क्यू के भी बराबर होगा क्या। बताओ डब्ल्यू नेट जो निकला है वो डेल्टा क्यू के बराबर होगा क्या, क्यों, साइक्लिक है। और साइक्लिक में देखो क्या लिखा है, डेल्टा यू क्या होता है, जीरो। साइक्लिक में डेल्टा यू क्या होता है, 0। तो बेटा डेल्टा यू अगर 0 होगा तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू नेट के। तो बताओ हीट रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, इस केस में हीट रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। अरे प्लस चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, एब्जॉर्ब होता है प्लस, और माइनस में रिलीज होता है। तो यहाँ वर्कडन प्लस में आया ना, तो डेल्टा क्यू तो प्लस है, और डेल्टा क्यू प्लस है तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ। एक पे एग्री है, बस एक चीज में एग्री नहीं करते हैं, वर्कडन में। नहीं तो तुम बस याद रख लो आज के बाद, फिजिक्स और केमिस्ट्री केवल वर्कडन में डिफर करते हैं, केवल वर्कडन में। फिजिक्स कहता है, एक का याद कर लो दूसरा का उल्टा, वर्कडन में बस होता है। फिजिक्स कहता है एक्सपेंशन मतलब प्लस, केमिस्ट्री कहता है एक्सपेंशन मतलब माइनस। तो तुम फिजिक्स का याद कर लो बस, फिजिक्स का याद रख लो। हाँ ये सही बोला, ये सही हो गया। चले आगे बच्चे, याद रखना ग्राफ देख के आपसे पूछ सकता है हीट में। एक क्या हो गया तुम लोग को, ए बात मत बोलो तुम लोग।
कुछ तो है बेटा। अच्छा, इसका एरिया मुझे ही निकालना पड़ेगा। तुमने गधो, तुमने सर्कल नहीं पढ़ा है? हाँ 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 फाइंड डेल्टा क्यू। करो 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 करो। बेटा ऊपर भी अब की बार एटीएम। बट 10⁻³ में फ्री होना चाहते थे। इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵ इंटू 10⁻²। तुम पाई के टर्म्स में बता दो, चलो खत्म करो। उसने पाई की वैल्यू डाल दी। अरे पाई आर स्क्वायर एरिया निकालना है ना तुम लोग को, तो पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵ पता होगा तुम्हें, एटीएम में है तो ये कितना का 2.25 होगा ना, 2.25 ना, 2.25 इंटू पाई 10⁻²। यूनिट क्या होगा? जूल। बताओ, हीट एब्जॉर्ब होगा रिलीज होगा? क्यों? कैसे पता? हाँ, तुमको ऐसे बताना चाहिए क्लॉकवाइज है, बाकी पॉजिटिव है कहते रहो, लॉजिक तो बताओ। ये क्योंकि ये क्लॉकवाइज है इसीलिए वर्क डन। हीट कितना होगा? ये तो वर्क डन निकला ना, हीट कितना होगा? अरे ठीक है ना बेटा, ठीक है, चले आगे। कुछ फॉर्मूला पढ़ ले। ये ब्रेक वेक क्या होता है यार? तुम लोग कैसी कैसी छोटी छोटी बातें करते हो तुम लोग। बैठो बैठो बैठो। आज हमें थर्मोडायनेमिक्स खत्म करना है, बैठ जाओ। क्यों? सेकंड ला ही पढ़ाना है बस, कुछ मैं सोच रहा था बता दूं। हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। एक दो सीपी क्या होता है? सीपी तुम लोग बिगड़ गए हो गधा कहीं का। सीपी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम ना। दोनों का फॉर्मूला याद रखना, सीवी इक्वल टू होता है F/2RT, सीपी इक्वल टू होता है 1 + F/2RT। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक का कितना? अरे भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तुमसे, मैंने गामा थोड़ी पूछा है तुमसे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक का कितना होता है? 3। अरे इसका न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में पीछे। और इसका कितना होता है? 5। इससे ज्यादा हो तो 7 और 9। 7 होता है अगर इससे ज्यादा पॉली एटॉमिक हो तो, 9 जब वाइब्रेशन भी इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, याद रहेगा ना ये, इसका एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में। अगर तुम्हें कभी हीट निकालना हो, जैसे बोले कि हीट कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना हो और टेम्परेचर का राइज दिया हो, तो फॉर्मूला क्या होगा? कभी बोले कि आइसोबारिक प्रोसेस है उसमें डेल्टा क्यू निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? NCP ΔT।
बेटा आइसोबारिक के लिए, जब आइसोबारिक प्रोसेस हो तो उसमें अगर कभी डेल्टा क्यू निकालना हो, लिख लेना इसको, तो डेल्टा क्यू अगर निकालना हो आइसोबारिक प्रोसेस में, जैसे बोले आइसोबारिक प्रोसेस में टेम्परेचर मोनोएटॉमिक गैस का इतने से इतना बढ़ गया, तो बताओ उसका हीट मतलब उसका डेल्टा क्यू कितना होगा, तो ये फॉर्मूला। ठीक 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 बेटा, जैसे पूछे आइसोबारिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इतना से इतना इंक्रीज किया है, तो ये फॉर्मूला है उसका सीपीओ, और वो बोलेगा सिर्फ कि ये गैस है, तो उस गैस से आपको एफ पता करना होगा और उसमें डाल के फिर सॉल्व करना पड़ेगा टेम्परेचर उसमें, ठीक है ना। अरे टी हटा लो, मिस्टेक हो गया बस। किसमें टी हटा लो वहां से, एफ बाई टू आर, वन प्लस एफ बाई टू आर, ठीक है, वन प्लस एफ, याद रखना। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखना हो तब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा क्यू लिखना हो तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा क्यू लिखना है तो क्या होगा, एन इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी, याद रखना डेल्टा क्यू यहां से निकलेगा तब फिर, और ये किसके इक्वल होगा पता है आपको ना, ये डेल्टा यू के भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा डेल्टा यू के, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू क्या होता है, जीरो, तो डेल्टा यू के भी इक्वल होगा। तो कभी इंटरनल एनर्जी भी निकालना हो तो ये फॉर्मूले याद रखना, न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज इन दोनों पर, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना किसका क्या होता है, मोनो है डाया। हेडिंग डालो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे रुक रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, हेडिंग डालो कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, अब इसके बाद सेकंड लॉ आएगा, कार्नोट इंजन लिखो इसके बारे में, लिखो, इट इज एन इमेजिनरी इंजन, it is an imaginary engine with maximum efficiency, it is an imaginary engine with maximum efficiency, with maximum efficiency, ठीक है। हाँ, it is an imaginary engine with maximum efficiency, ठीक है बच्चों। इसमें प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व होता है, देखो ये साइक्लिक प्रोसेस होगा इसके अंदर भी, ये याद रखना कार्नोट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने का प्रयास किया था, ठीक है ना, और उस इंजन का जो उन्होंने थियरी पब्लिश की थी, उस इंजन का नाम कार्नोट इंजन दिया था, ठीक है ना। तो पहले देखो इंजन बनता कैसे है, ठीक है, आइए आपको बताते हैं इंजन कैसे बनता है। इंजन जानते हो ना, इंजन कैसे बनता है, देखो इंजन बनाने के लिए जैसे मान लो आप एज ए कंपनी में हो जो इंजन बनाती है, तो कुछ रिसर्च का आपको काम दिया गया, तो उसमें आपसे पूछा गया इंजन कैसे बनेगा, तो देखो बच्चों इसके लिए क्या क्या चाहिए, पहले एक हॉट रिजर्वायर चाहिए, ठीक है ना, हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे, हॉट सोर्स बोल लो इसको, या हीट सोर्स का, एक हीट सोर्स चाहिए, और ये हीट सोर्स ऐसा चाहिए जिससे कितना भी हीट निकाल लूं इसका टेम्परेचर कम ना हो, कंडीशन समझ लेना, ऐसा हीट सोर्स चाहिए जिससे कितना भी हीट निकाल लूं उसका टेम्परेचर कम ना हो, कंडीशन समझ गए, तुम्हें सोचना है ये। फिर तुम्हें एक क्या चाहिए, हीट सिंक चाहिए, क्या चाहिए, हीट सिंक, इसके अंदर कितना भी हीट डाल लो इसका टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। पहले तो दो चीज खोजना पड़ेगा आपको इंजन बनाने से पहले, एक ऐसा हीट सोर्स चाहिए जिससे कितना भी हीट निकाल लो उसका टेम्परेचर घटे नहीं, और एक ऐसा सिंक चाहिए जिसमें कितना भी हीट डाल लो इसका टेम्परेचर बढ़े। हाँ अरे करो, समझ रहे हो बात को तुम लोग, ऐसे थोड़ी पढ़ा है, पढ़ो, तुम्हारे क्लास में नहीं पढ़ा है।
तो मैं नहीं पढ़ा हूँ इसको। अरे थोड़ा सा पढ़ लो यार, बहुत थोड़ा सा है ये, नहीं पढ़ा था इसको देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, अगर तो कोई बात नहीं। तो हीट सोर्स है, हीट सिंक है। अरे इसमें बहुत, कोई भी तुम एग्जाम दोगे, याद रखना, कोई भी एग्जाम दोगे आगे चल के 10+2 में, 10+2 के बाद बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन कार्नोट इंजन से पक्का होता है। मतलब कार्नोट इंजन इतना इंपॉर्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो देखो, हीट सोर्स और हीट सिंक कंडीशन समझ में आ गया। हीट सोर्स भी इनफाइनाइट चाहिए, हीट सिंक भी इनफाइनाइट चाहिए, दोनों। तो अब देखो, रियल लाइफ में तो इंजन बने हुए हैं, यानी ये दोनों चीजें अचीव हो चुकी। तो हीट सोर्स का काम कौन करता है? जैसे कोई बाइक है, उसमें हीट सोर्स का काम कौन करता है? तो कंडीशन क्या है कि इसका टेम्परेचर घटना नहीं चाहिए। तो इसका टेम्परेचर मान लेता हूं T1, ये घटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? हीट सोर्स कौन होता है? हमारा कंबसन चैम्बर। क्या होता है? कंबसन चैम्बर। सुनो ध्यान से, हीट सोर्स हमारा क्या होता है? कंबसन चैम्बर। कंबसन चैम्बर, इसमें क्या होता है बच्चों? पेट्रोल लगातार जलता रहता है। अरे हमारे कार बाइक में होता है ना, एक चैम्बर होता है जहां पेट्रोल बर्न होता है एयर के साथ। तो इसके अंदर पेट्रोल लगातार बर्न होता है, पहले समझ लो, इसके अंदर लगातार पेट्रोल बर्न होता है। तो बेटा जैसे ही हीट इससे बाहर लिया जाता है, बाहर हीट निकाला जाता है, उतना ही हीट प्रोड्यूस कर दिया जाता है बाय बर्निंग द पेट्रोल। तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बात समझ लो कैसे करते हैं इसको अचीव हम लोग, कि अगर, इसीलिए तो क्या होता है जब पेट्रोल खत्म, कार बंद, बाइक बंद। क्यों? क्योंकि हीट हीट सोर्स क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसमें पेट्रोल को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद जितना हीट बाहर जाता है, पेट्रोल जल के उतना हीट प्रोड्यूस कर देता है। तो इसका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। तो हॉट सोर्स बन गया, ठीक है ना। अब बारी है हीट सिंक की। हीट सिंक क्या होता है? तो हीट सिंक होता है आपका इन्वायरमेंट। हमारे बाइक के लिए हीट सिंक क्या होता है? इन्वायरमेंट। तो बच्चों इस इन्वायरमेंट में हीट कितना भी डंप कर दो, हालांकि लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 4 बाइक अभी रोड पे चली गई तो यहाँ का टेम्परेचर 40 से बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसमें कौन काम करता है? हमारा हीट सिंक का काम कौन करता है? इन्वायरमेंट। तो हीट सोर्स का काम हमारा कंबसन चैम्बर करता है, और हीट सिंक का काम कौन करता है? इन्वायरमेंट। तुमने सीसी पढ़ा है, जैसे बोलते हैं 300 सीसी की बाइक है, 400 सीसी की बाइक है, 100 सीसी की बाइक है। सीसी का मतलब क्या होता है? सीएम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका साइज बताता है? कंबसन चैम्बर का साइज बताता है। तो जिसका कंबसन चैम्बर का साइज बड़ा होगा, उसमें एक बार में ज्यादा पेट्रोल जलेगा। तो ज्यादा पेट्रोल जलेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहां से ज्यादा हीट निकलेगा, तो बाइक ज्यादा पावरफुल होगी। समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो? लेकिन कंबसन चैम्बर बड़ा होने का मतलब है कि पेट्रोल का ज्यादा कंजम्पशन। इसीलिए क्या होगा? जो ज्यादा सीसी की बाइक होंगी वो पेट्रोल बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, कम सीसी की बाइक होती है पेट्रोल कम खर्च करती है। समझ में आ रहा है बात? ये वहां से उसको समझ सकते हो। हीट, अगर हीट सिंक भी नहीं रहेगा तो भी आपका इंजन काम नहीं करेगा। तो हीट सिंक का काम हमारा इन्वायरमेंट करता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या होता है, साइलेंसर को कभी बंद कर दो, बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। ऐसे मूवीज में देखा होगा तुमने कि लोग उसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना, तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, कार स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही बंद कर दोगे हीट सिंक डिस्ट्रॉय हो गया। हीट सिंक डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर से बाइक स्टार्ट नहीं होगी। समझ में आया ये? तो बच्चों जैसे ही आप हीट सोर्स और हीट सिंक बना लेंगे, तो हीट फ्लो करना शुरू करेगा, कहां से कहां तक? हीट सोर्स से हीट सिंक तक। तो इसके बीच में एक चोर आएगा, थीप, इसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग सबस्टेंस, ठीक है। इसका नाम होता है वर्किंग सबस्टेंस। ये पिस्टन होता है बेसिकली, वर्किंग सबस्टेंस, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों? जो हीट निकला है, जो हीट यहां से निकला है, उसमें से कुछ हीट चुरा के वर्कडन में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी हीट को हीट सिंक में पंप कर देता है। क्या हो गया तुम लोग? तो ठीक है, ठीक है सर। माने सर की क्लास नहीं है, ब्रेक क्या करेंगे सर? हाँ पढ़ा, ठीक है, क्लियर है ये आपको? तो इसमें बीच में एक वर्किंग सबस्टेंस आता है जो आपका पिस्टन होता है, जो कुछ हीट को कन्वर्ट करता है डब्ल्यू में। तो बताओ रिलेशन बताना जरा, Q1 Q2 और W में व्हाट इज द रिलेशन?
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q1 Q2 एंड W? अरे गधो, सही बोल रहा है। Q1 इक्वल टू Q2 प्लस, ये रिलेशन याद रखना। Q2 क्या है? वो हीट है जो हीट सिंक में थ्रो किया जा रहा है। Q1 क्या है? वो हीट है जो हीट सोर्स से निकल रहा है। वर्किंग सबस्टेंस जो वर्क कर रहा है, पिस्टन हमारा वर्क करता है ना, तो पिस्टन के कारण ही वो कार आपकी मूव करती है, तो वर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताओ इफिशियंसी, बताओ बताओ। वर्किंग सबस्टेंस, ठीक है, वर्किंग सबस्टेंस। देखो इधर इफिशियंसी क्या होगा, ए इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना। तो बताओ यहाँ आउटपुट क्या है? W। इनपुट क्या है? Q1। बेटा हमने पेट्रोल बर्न करके कितना हीट इनपुट दिया? Q1। तो बेटा इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ, बताओ? अरे आउटपुट अपॉन इनपुट। तो पहला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, W अपॉन Q1। इफिशियंसी, ईटा इफिशियंसी का सिंबल होता है। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। W को आप क्या लिख सकते हो? Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूं क्या? लिख दो। तो ईटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q1 Q1 कट जाएगा, ईटा की वैल्यू कितने आएगी? 1 माइनस Q2 बाई Q1। इन सब पे न्यूमेरिकल आएगा, याद रखना। वो एक बार बोलेगा वर्क डन दिया है, एक बार बोलेगा हीट सिंक में इतना हीट जा रहा है, तो सारा फॉर्मूला एक दिमाग में समझ होना चाहिए। वो डायग्राम समझे रहोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो Q2 बाई Q1 T1 T2 बाई T1 के इक्वल आता है। Q2 बाई Q1 किसके इक्वल आता है? T2 बाई T1 को। आइडियल सिस्टम के लिए, हर समय नहीं। जब हम सॉल्व करते हैं इसको फॉर आइडियल सिस्टम, फॉर आइडियल सिस्टम बच्चों जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो Q2 बाई Q1 जो होता है वो किसके इक्वल आता है? T2 बाई T1। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यही सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है, लेकिन पीछे वालों को भी भूलना नहीं है, पीछे वालों को भी भूलना नहीं है। T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक। T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे तुम कोई भी जेई देख लो, नीट देख लो, पीवाईक्यू उठा के देख लेना, हमेशा तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, बदल बदल के क्वेश्चन मिलेगा, ऊपर उस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर लेगा। पूछेगा फाइंड द वर्क डन इन अ साइकिल, तो वर्क डन निकालना तो तुम्हें Q1 Q2 कुछ दिया होगा, इफिशियंसी का यूज करके निकालना होगा, ठीक है। हो गया? तो बच्चों ये आपका हीट इंजन हो गया, बस यही है हीट इंजन। इतना परेशान क्यों हुए थे, इसमें क्या ही था। अभी हमें बचा है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर छोड़ो ना यार, स्कूल वाले बर्बाद करे तो क्या करे जाए। क्या बोल, तुम लोग का ब्रेक 2 मिनट का होता नहीं है, दिक्कत की बात है। देखो एक बार रेफ्रिजरेटर पढ़ा लूंगा, फिर 2 स्टेटमेंट सेकेंड लॉ के चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्लास में ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। अरे अभी 6 भी नहीं बजा है, उसमें भी 5 मिनट बचा है बच्चों, ये ठीक है ना? अरे ये ठीक है ना? इसमें अगर जो जानने को इच्छुक है, हर इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होता है? प्रोसेसेस इन, लिख लो, प्रोसेसेस इन कार्नोट इंजन। पहले तो ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, इतना याद रहेगा ना, कोई भी इंजन साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो बच्चों उसमें पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये मैं बना नहीं रहा ग्राफ, तो बस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये पहला प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तीसरा प्रोसेस होता है
आइसोथर्मल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। चौथा प्रोसेस होता है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। ये 4 प्रोसेस है। हो गया? ध्यान आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो इसका देखो, इसका ग्राफ भी होता है, वो भी पूरा एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन तुम लोग छोड़ दो, प्राण निकल जाएंगे तुम लोग के। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। अगला लिखो, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इसको बोलते हैं, हीट पंप भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? हीट पंप। इसको क्या कहते हैं? हीट पंप। इसको क्या बोलते हैं? हीट पंप। रेफ्रिजरेटर, हीट पंप। हाँ। कौन? कौन? तो हीट को बाहर फेंकता है, अंदर अंदर के चैम्बर से बाहर फेंकता है। अरे मूर्ख, जब अंदर से हीट बाहर जाएगा तो टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा। पर पर क्या? सर एक होता है वो कुछ और कर रहा है, उससे वो होता है वो उसी को कर रहा है। ए क्या बोल रहे? अभी देख रहे हो क्लास इंपॉर्टेंट बात चल रहा है फिजिक्स का, अपना तुम लोग फालतू बात कर रहे हो। बाहर जाके बात करना तुम लोग। चले जाओ, हाँ जाओ। हाँ नहीं, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा कोई, तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी पड़ाऊंगा। हाँ बताओ, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे रुद? इसका एसी का बिल्कुल नियरली सेम कॉन्सेप्ट, कंप्रेसर का। हाँ 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 बिल्कुल होती है कूलिंग। हाँ वो कंप्रेशन एक होता है। हाँ अच्छा, जैसे कभी फ्रिज को तोड़ के देखोगे, ऐसे मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम तोड़ोगे तो बहुत पतले पतले क्वायल होते हैं अंदर अंदर, अगर देखोगे ना कभी तोड़ के, बहुत पतले पतले क्वायल होते हैं पूरी नीचे से लेके ऊपर तक। कुछ नहीं तोड़ना है तुम लोग को। इधर सुनो ध्यान से। सेम डायग्राम बनाना है, सेम डायग्राम। यहां हॉट इन्वायरमेंट, यहां T2 टेम्परेचर है, जैसे आपका रूम है, ये बाहर का इन्वायरमेंट है, ये है कूल इन्वायरमेंट, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला हिस्सा है। अरे T1 उसी को लो भाई। ठीक है, इसका टेम्परेचर T2, ये भी अभी अगेन वर्किंग सबस्टांस है। तो अब की बार क्या करना है, इसके अंदर से हीट निकालना है और थ्रो करना है रूम के अंदर। अरे रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट निकालना है और रूम के अंदर थ्रो करना है ना। तो अब की बार Q2 हीट यहां से मान लो निकला, तो अपने आप तो निकलेगा नहीं। अरे अपने आप नहीं निकलेगा ना, तो कंप्रेसर को वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए W का साइन अब की बार अंदर, कि अपने आप नहीं जाएगा, हमें जबरदस्ती वर्क कराना पड़ेगा, ऐसा कराना पड़ेगा। तो कंप्रेसर ये काम करता है। अब इन दोनों का जो हीट मिल के है वो रूम में जाएगा, तो रूम में कितना हीट जाएगा? Q1। और दोनों केस में अभी भी रिलेशन सेम बनेगा, तुम देख लो, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, अभी भी वही है, बस एरो बदल गया। Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। तो सर वो क्या होता है अंदर, मतलब सब करता है एयर को अंदर की, उसके बाद उसमें से गर्म हवा को बाहर फेंक देता है। सुनो एक बात क्या करता है, सुनो मैं बताता हूँ। पूरी एक कूलिंग सर्किट होती है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है, पहले सुना था CFC, CFC होता था ना। तो बट तो अंदर क्या होता है, एक थिक कॉपर का पाइप जाता है अंदर, पूरे फ्रिज के बॉडी में होता है, साइड साइड वॉल पे। तो क्या करता है, उसमें कूल लिक्विड होता है,
तो कूल लिक्विड रहेगा तो फूड में से क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है, उसको कंप्रेसर अचानक से प्रेस करता है, तो उसकी हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, फिर वो कूल होके वापस जाता है। तो कूल होके जाएगा, गर्म होके आएगा, फिर उसका हीट बाहर पंप कर दे देगा, फिर वो ये लगातार जो एक जिसको आप गैस कहते हो ना, कि उसका गैस लीक हो गया। हाँ हाँ, पंप करने के लिए बाहर दिखती है ना जो कॉयल, वो पतली सी होती है, उसी के अंदर से हीट निकलता है। और बाकी अंदर अंदर जैसे जो साइड साइड का वॉल है, उसको कभी अगर तोड़ने का मौका तुम्हें मिला, ऐसा तुम्हारा कभी सौभाग्य हुआ, पुराना फ्रिज हो गया, तो तुमने पेचकस वगैरह लेके, स्क्रू ड्राइवर लेके उसको ऐसे मारोगे ना, उसके अंदर तुम्हें, अरे गैस लीक हो चुकी है, तभी तो खराब हो चुका है भाई। ठीक है, अगर करोगे तो क्वायल होता है, पाइप होता है, पाइप जो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो सुनो इधर ध्यान से, यहाँ आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है यहाँ पे, अरे हमारा एम क्या था, अरे एम हमारा क्या था, हीट को निकालना ना, तो कितना हीट निकला, आउटपुट क्या है, अरे हीट कितना निकला, तो बेटा इफिशियंसी क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट क्या हुआ, Q2 ना, अरे कॉमन सेंस है भाई, Q2 हुआ। अच्छा बताओ, इसके लिए इनपुट हमें क्या करना पड़ा, अरे इसको ईटा मत लिखो बच्चों, इसको बीटा लिखो। ईटा मत लिखो, बीटा, ईटा क्यों लिख, इसको इफिशियंसी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बीटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, Q2/W। अच्छा, इसको ईटा क्यों नहीं कहा, एफिशिएंसी क्यों नहीं कहा, क्योंकि बच्चों देखो, ये फ्रैक्शन को ध्यान से देखो, तो हम कम वर्क करके ज्यादा हीट निकालना चाहते हैं ना, हमारा एम क्या होगा भाई, हम 1 जूल वर्क करें तो 10 जूल हीट बाहर है, तो बच्चों ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होगा ना, अरे ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा क्यों होगा, समझ में आ रहा है आपको बेटा, अगर मैं 1 जूल वर्क करूं तो मुझे 10 जूल हीट बाहर आना चाहिए, तो 10/1, ये फ्रैक्शन जितना 1 से बड़ा होगा उतना वो रेफ्रिजरेटर अच्छा है, समझ में आएगा नहीं, अगर इनफाइनाइट है तो वो रेफ्रिजरेटर बेस्ट है, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन, रुको उसका बताओ, ये क्या लिखा है, रुको रुको रुको, हाँ बताओ, ये लिखा है Q2/W, तो बेटा अगर ये इंफिनिटी होगा तो W क्या हो जाएगा, 0, तो बिना वर्क किए क्या हीट कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो इसीलिए कभी भी हो नहीं सकता। अब इसका W को क्या लिख सकते हो बताना जरा, तो लिख दो, इसको बाद में क्या लिख सकते हो, T2/T1 ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, रुक तो जाओ, इतनी जल्दी जल्दी तुम लोग क्यों जा रहे हैं, बताओ एक बात, क्वेश्चन है मेरा, कि अगर रेफ्रिजरेटर का डोर, एक रूम है उसमें आप आए बाहर से, गर्मी वालों है बहुत, उस रूम में रेफ्रिजरेटर है, आप डोर क्लोज किए, रेफ्रिजरेटर ओपन कर दिए, तो बताओ रूम का आफ्टर 1 आवर 2 आवर रूम टेम्परेचर विल राइज, फॉल और इट विल रिमेन सेम, क्वेश्चन समझ में आया आपको, सुनो एक बात, जैसे आपने बुद्धि लगाया, अपना बुद्धि लगाया कि चलो गर्मी लग रही है रूम में, एसी, उस रूम में रेफ्रिजरेटर है, तो तुमने क्या किया, रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दिया, क्यों, इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन, बच्चे पंप है ना, सुनो एक बात, एक क्वेश्चन मेरे, एक बकेट है, सुनो,
एक बकेट है, उसके अंदर पंप लगाओ, वाटर पंप, पानी डाल दो उसके अंदर, वाटर पंप लगाओ, और उसके इनलेट और आउटलेट एक ही बकेट में कर दो। दिमाग चाहिए, दिमाग। फिर से सुनो। अरे जो इनपुट जिससे, अरे पंप कभी जानते हो जीवन, पंप देखे हो ना तुम लोग, एक तरफ से पानी उठाता है दूसरी तरफ देता है, पक्का पता है ना। तो उसका इनपुट वाला साइड और आउटपुट वाला साइड दोनों एक ही बकेट में कर दो, अरे छोटा पंप है, दोनों एक ही बकेट में कर दो। तो बताओ उस बकेट में वाटर का लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा? सेम रहेगा, तो जितना पंप करेगा वापस उसमें। तो सेम वे अगर आप डोर ओपन कर देंगे तो रूम से ही हीट उठाएगा, अब उसका इंटरनल इन्वायरमेंट भी तो रूम का भी हो जाएगा, तो वापस रूम में ही हीट पंप कर देगा, तो जितना हीट रूम से उठाए उतना पंप कर दिया हीट में। तो तो इस सिचुएशन में बताओ टेम्परेचर राइज करेगा फॉल करेगा सेम रहेगा? टेम्परेचर राइज करेगा फॉल करेगा सेम रहेगा? बोलो, तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार? सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा। अब सुनो क्यों, सुनो, अरे सुनो, मैंने जितनी बातें बताई वो एकदम सही है कि जितना हीट निकाल रहा है उतना रूम में पंप करा है, लेकिन बेटा ये कंप्रेसर भी तो वर्क कर रहा है, तो कंप्रेसर भी तो हीट अपना दे रहा है रूम में। वो ठीक है, लेकिन एक लॉजिक से समझो, कंप्रेसर वाला हीट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। अगर कंप्रेसर का हीट नहीं निकलता तो रूम का टेम्परेचर वही होता। तो ये कोई स्मार्ट मूव नहीं है कि डोर का दरवाजा खोल दो रेफ्रिजरेटर का, कोई उसका फायदा नहीं, तुम्हारा बिल बहुत ज्यादा है। डन। और एक क्वेश्चन आएगा बच्चों कि अगर रूम रेफ्रिजरेटर का डोर आप बहुत लंबे समय तक ओपन कर दे तो रूम का टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है ना, सेम नहीं रहेगा, इंक्रीज करेगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, इफिशियंसी ऑफ ए इंजन कैन नेवर बी यूनिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इनफाइनाइट। ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है? इन्फिनिटी। और इंजन की इफिशियंसी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। तो देखो इसका तो आपको समझ में आ गया है कि वर्क डन नहीं करने पे हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में अपने आप हीट नहीं जाएगा, ये पहला लॉजिक। और उसका क्यों नहीं हो सकता, इंजन का क्यों नहीं हो सकता? बच्चों इंजन का फॉर्मूला देखो, अगर इसका ये 1 के इक्वल होना है तो क्या होना पड़ेगा? T2 को 0 होना पड़ेगा। अरे T1 तो हाई पे रहेगा, T2 को 0 रखना पड़ेगा ना। तो अगर T2 को 0 केल्विन, बच्चों इसमें वैल्यू केल्विन में पुट करना है, ये बात याद रखना तुम लोग, कहीं भी वैल्यू पुट करना है किसमें? केल्विन में। तो बच्चों 0 केल्विन हो जाएगा ना T2, तो 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए इसका क्वेश्चन पूछेगा कि वाई द इफिशियंसी ऑफ ए इंजन कैन नेवर बी यूनिटी, तो इसमें लिख दोगे बिकॉज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए हीट सिंक कैन नेवर बी 0 केल्विन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आखिरी लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो इसमें बस केवल 2 स्टेटमेंट है, केवल 2 स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, याद रखना ये पूछा जाएगा। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, देखो केमिस्ट्री में एंट्रोपी होता है यहां पे, लेकिन फिजिक्स कहता है हमें कुछ नहीं करना उससे, केमिस्ट्री में पढ़ते रहो। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इनका 2 स्टेटमेंट समझ सकते हैं हम लोग, लिखो। पहला स्टेटमेंट लिखो, ऑल द हीट, मतलब और करके लिखना है, दोनों लिखोगे काम चल जाएगा। ऑल द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, मतलब जितना हीट निकला है सब वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो बेटा फॉर्मूला पता है ना आपको, W/Q1 होता है, तो ऑल द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। तो बेटा अगर इसको 1 होना है तो W/Q1 के इक्वल होना चाहिए, तो सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लॉस होगा। हाँ, और करके लिखो, और करके लिखो, इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन, efficiency of a heat engine can never be equal to unity,
efficiency of a heat engine can never be equal to unity, कैन नेवर बी इक्वल टू यूनिटी। समझ में आ रहा है? दोनों बात एक ही है, मतलब सारा हीट कन्वर्ट नहीं हो सकता और एक नहीं हो सकता यूनिटी, दोनों बातें। अच्छा, केल्विन प्लैंक किसके बारे में है? इंजन के बारे में। अब जो दूसरा लिखवा रहा हूँ किसके बारे में है? रेफ्रिजरेटर। तो तुम्हारे स्कूल में सेकेंड लॉ नहीं पढ़ा है? तो ये 2 लाइन लिखवाए है ना? अगर सेकेंड लॉ लिखवाया होगा तो यही तो लिखवाना है उसमें। तो ये इंजन बिना पढ़ाए कैसे पता? चलो ठीक है, लिख लिया बच्चों। अब लिखो हेनरी क्लाउसियस स्टेटमेंट। दूसरा इसी के अंदर हेनरी, ये किसके बारे में होगा? हेनरी क्लाउसियस स्टेटमेंट। सुना सुना लग रहा है ना? तुम लोग गधे हो। हेनरी क्लाउसियस स्टेटमेंट, हेनरी क्लाउसियस स्टेटमेंट। पहला लिखो, हीट कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम, हीट कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम cold environment, heat cannot travel from cold environment to hot environment, heat cannot travel from cold environment to hot environment by itself, heat cannot travel from cold environment to hot environment by itself। खुद अपने आप नहीं आ सकता, आपको वर्क डन करना पड़ेगा तब आएगा। और करके डेफिनेशन लिखो, इनके में भी और के लिखो, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हाँ बीटा लिख दो पता है तो, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, ऑफ ए रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इक्वल टू व्हाट? कैन नेवर बी इक्वल टू इंफिनिटी। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट इंजन कैन नेवर बी इक्वल टू इंफिनिटी। छुट्टी, चैप्टर खत्म हो गया, पूरा एनसीईआरटी कर लेना। छोटा सा इसका एक्सरसाइज है, केवल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, मेरे को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चाहिए, केवल 10 है, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर। तो तुम करके इसको खत्म करो ना, एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस रहेगा कम से कम। ठीक है बेटा, विहान ठीक है बेटा। लेकिन तुम जितना आप बोलो उतना मैथ्स तुम्हारा मैथ्स में इसका मैं छुट्टी के लिए क्या रोटेशन लास्ट बार भी बोला था क्या? नहीं ग्रेविटेशन एलएन बोला था और एलएन से करे थे, एलएन करे थे ना? एलएन इस बार ग्रेविटेशन कर दो, और फ्लूइड और इसमें केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, केमिकल केमिकल उसके लिए पिछली बार केमिकल केमिकल ग्लूकोज मिल पा रहा हो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे ना, सारे एनसीईआरटी अच्छे करना थोड़ा, मतलब तुम्हारा नंबर राइटिंग में बेटर है, और एक थोड़ा ना जो करना उसको ट्राई करना समझ के करना, बस इतना करोगे वो कोई देखिए एनएलएम में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो इतनी बार मैंने कर रखा है तो वो अच्छा होगा मेरे को सब तो डाउट होगा कुछ।
ये कभी ना करने वाली तो और नहीं दो क्लास मेरे को भी नहीं लग रहा पर I'm not sure मतलब it's I mean when I heard about that I was like what yeah nothing to me and when I went there I was like shit ये तो हमारी she's the teacher that taught me इन्हीं के घर में हुआ है कुछ I was more thorough than अभी कौन I was planning to go but then somebody ended up not going ना आप नहीं गए तो हम कैसे जाते इतना it felt so awkward it felt so damn awkward at Sir's house हाँ it was like we were insulting them by not having you there that's literally how it felt but that's no reason to disrespect somebody else it felt like that though to be honest I'm not saying you meant to or anything but that's just how things are हाँ हाँ ये भी है हाँ it was kind of like that अरे पहले हमारी लीडर भी तो काम करती थी इनके बाकी अभी तो मैं ट्यूशन में हूँ हाँ एक्चुअली फ्री हो गया हूँ कुछ नहीं करने का था लाइक अदर स्टफ साइंस वाली नहीं आज तो नहीं सर कह रहा वो लिख रहा है नहीं आज तो सिर्फ कॉल पे बात की 12th का क्वेश्चन 12th का इंटीग्रेशन 1/x हमारे पास भाई वो राम चले जाओ बेटा बेटा क्या बात ये चले जाओ राम यस सर चले जाओ मेहनत वाली है सर देखो मेरे पढ़ाई क्या है भाई ये जिसने आगे कर दिया उसको मेरी तरफ से 5000 रुपए अरे भाई जिसने सॉल्व कर दिया सर करना 5000 ढाई ढाई ले लीजिए तुमको चैलेंज किया तो आप मुझे बताओ ढाई ढाई ले लीजिए सर यहाँ नहीं सर तो कर सकता है सर कहाँ गया आई मेरा भाई किसी से नहीं होगा क्यों क्या अरे वो कठिन आगे वाले पर हम लोग मेरे तो तो दो मैथ ही मैंने आधे से ज्यादा मेरे सॉल्व तो कर मैथ दिया ही हमने तो हम लोगों ने तो दो का आगे डबल डबल कर दिया हां डबल कर क्या दिया क्वेश्चन है ये है अरे उसका इंटीग्रेशन एज्यूम करके हाई स्कूल इंटीग्रेशन 11th में है ना खत्म कर चुका है हम तो कर तुम दिया लोग का एग्जाम
टेस्ट होगा तो भी मिलेगा तो ठीक है सर, इंटीग्रेशन का दे दूंगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर्स, ये तीन चैप्टर तो जिस दिन इनका टेस्ट होगा तुम्हें बोला। मेरा मैथ था सर, मेरा मैथ हाँ था। जो कर लेगा तो यार एक क्लास नंबर वो मैथ्स में हेलो हेलो वहाँ मैथ्स का टेस्ट हुआ तो 11 वाले ग्रुप में बैठे टेस्ट दे दिया तो दो बच्चों के हाईएस्ट है, एक उसके और एक और बच्चा। अच्छा सर यहाँ पे लगाया था आपने परफॉर्मेंस में भी बड़े तुम लोगों का स्वागत करूँ। चलिए बताओ, इन दोनों की फोटोज नहीं है, उसका मैं सारी पुरानी बैठ जाओ डंडा ले आना जी, डंडा तो ले आओ। आओ इधर आओ 5 मिनट रुको। ये है सर डंडा। हाँ हाँ डंडा है, बैठो इसके लिए बैठो तुम लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ आगे बैठो, पीछे कहाँ है? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे अरे रहने दो उसको आगे ठीक है। बैठो, आगे। अरे उसको डिस्टर्ब होगा, कोई बीच में बैठेगा ना तो हाइट की वजह से उसका ठीक है, उसका होगा ठीक है हाइट के साथ बाकी की सब और नहीं है, अरे कुछ वो नहीं है शाश्वत नहीं है। छोटे बड़े शाश्वत किसी का कीबोर्ड चालू। पहले एक बार बताओ तुम लोग, पहले डीमोटिवेटिंग टॉक हो जाए थोड़ी सी, ठीक है ना बच्चे? क्या पानी की बोतल, पानी की बोतल है क्या देखना है? पानी पानी नहीं बच्चे एक मिनट नजर आ रही। बच्चों एक बार बताइए, आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? जैसे कुछ वीकली टारगेट, एक कृष्ण मान लो दिखा, तुमने भी केमिस्ट्री का नहीं दिखाया? दिखा तो दिया ना, केमिस्ट्री का कहाँ दिखाया? केमिस्ट्री का भी दिखाया था। दिखाया था केमिस्ट्री में क्या किया था तुमने? सोल्यूशन। अच्छा सोल्यूशन, ठीक है। देखो इसमें दो बच्चों ने केवल मुझे काम दिखाया है, एक काम दिखाया है मदन ने, एक काम दिखाया कृष्ण, बाद में दिखाया लेकिन कृष्ण ने बाकी कोई काम। गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब तुम लोग के एक्सक्यूजेस, सबके एक्सक्यूजेस क्या क्या है? तो चलो एक्सक्यूज बताना। रोशन स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा था, सर फ्री हो सर मैं पूरी बात, हाँ मैंने फिजिक्स का कोई बताया हाँ सर, मेरा सिलेबस हो गया ये स्कूल में। अच्छा तो अब जो है सब काम लपेटने में लगे हैं, अच्छा जल्दी जल्दी पूरा कंप्यूटर फाइबर का करवाना है। ठीक है रिवोल्ट 15 से चालू है, ठीक है सिलेबस हो है तो उससे मैं बिजी हो रहा हूँ। ठीक है। चलो तुम बताओ जी कार्तिक। सर मैंने करे थे इंग्लिश के करे थे पर मैं और बाकी बायो केमिस्ट्री वो नहीं हुआ क्योंकि सर हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि पेपर फ्री हो अच्छा फिर बोल जाओ आप बेटा। तेरा क्या अरे कोई बात सुन तो लेने दो।